सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हम सब ने वो वीडियोस तो देखे ही हैं जहां लोग अपना सारा सामान पैक करके बस पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। आजकल तो ये एक पूरा ट्रेंड ही बन गया है। राइट। मतलब ऐसा दिखाया जाता है जैसे इनर पीस या वो जो आंतरिक शांति है वो बस किसी बर्फीली चोटी पर हमारा इंतजार कर रही है। एक खूबसूरत सी जगह, चारों तरफ हरियाली और दिमाग की सारी उलझनें मानो हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन सच कहूँ तो ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही अनकहा पहलू है जिस पर हम बात नहीं करते। ये जो धारणा बन गई है ना कि जगह बदलने से शांति मिल जाएगी, ये आज के डिजिटल युग में एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। बिल्कुल सही कहा। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी मिथक की बहुत ही बारीकी से पड़ताल करने वाले हैं। हमारा आधार एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लॉग है, या कहें कि एक व्लॉग है। ये व्लॉग एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने बनाया है और मज़ेदार बात यह है कि वो खुद को 47 वर्षीय युवा और सुंदर लड़का और साथ ही एक सीकर सन्यासी के रूप में पेश करते हैं। ये जो सीकर सन्यासी वाला विशेषण है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सीकर यानी वो इंसान जो लगातार किसी अर्थ की तलाश में है, और सन्यासी मतलब जिसने दुनियादारी से थोड़ा वैराग्य ले लिया हो। राइट। तो हमारा मुख्य उद्देश्य आज यही खोजना है कि क्या वाकई लोकेशन बदलने से इंसान की अंदरूनी उलझनें सुलझ जाती हैं। मतलब क्या पहाड़ों का सन्नाटा सचमुच दिमाग को शांत करता है, या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये, क्योंकि इंटरनेट पर तो अनगिनत वीडियो हैं जहां लोग दावा करते हैं कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाकर उन्हें जीवन का असली मकसद मिल गया। पर मुझे तो ये बिल्कुल उस फिटनेस वाले जुनून जैसा लगता है। मतलब होता क्या है ना, जब किसी पर फिटनेस का भूत सवार होता है तो वो बाजार जाकर सबसे महंगे, सबसे नए डिजाइन के जिम के कपड़े और जूते खरीद लाता है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है ना। और उन कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि बस इन्हें पहन लेने भर से शरीर अपने आप चुस्त हो जाएगा। मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक धोखा है। Exactly. हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि वो बाहरी चीजें हमारे अंदर के आलस को खत्म कर देंगी। Exactly. लेकिन होता क्या है, वो महंगी जूते अलमारी में रखे रह जाते हैं और फिटनेस का स्तर वहीं का वहीं रहता है। इंसान हमेशा बाहरी चीजों से अंदरूनी बदलाव की उम्मीद करता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी उदाहरण को हम इस पहाड़ों वाली यात्रा पर लागू करके देखते हैं। जब वो व्लॉगर सच में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पहाड़ों पर पहुंचता है तो शुरुआत में उसे कैसा महसूस होता है। देखिए, स्रोत सामग्री में व्लॉगर ने बहुत साफ बताया है कि वो बिना किसी पूर्व योजना के, मतलब बिना किसी प्लान के, बिल्कुल अकेले पहाड़ों पर निकल पड़े थे। और उनका जो शुरुआती अनुभव था वो 100% वैसा ही था जैसा सोशल मीडिया की उन छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स में दिखाया जाता है। एकदम असीम शांति, प्रकृति, और सबसे बड़ी बात, मतलब कोई फोन कॉल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बॉस नहीं जो काम के लिए परेशान करे। बिल्कुल। इस शुरुआती दौर में व्लॉगर को ऐसा लगा कि शायद यही वो आदर्श जीवन है जिसकी उसे तलाश थी। इसे मनोविज्ञान में हम एक तरह का हनीमून फेज कह सकते हैं। अच्छा, हनीमून फेज मतलब जब हम शहर की तनावपूर्ण जिंदगी से अचानक पहाड़ों पर जाते हैं तो जो तुरंत प्रतिक्रिया होती है हम उसे सच्ची शांति समझ लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ तनाव पैदा करने वाले कारणों की अनुपस्थिति का जश्न होता है, असली शांति नहीं। तो यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगी। अगर किसी के आसपास तनाव का कोई कारण मौजूद ही नहीं है, दफ्तर की चिंता नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो तार्किक रूप से दिमाग को तो अपने आप शांत हो जाना चाहिए ना। फिर ये सुकून टिकता क्यों नहीं है? मतलब ये खुमारी टूटती क्यों है? इसके पीछे सीधा सा कारण मानव मस्तिष्क का विकास क्रम है। लाखों सालों में हमारा जो इंसानी दिमाग है वो एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसका काम लगातार समस्याओं को खोजना और उन्हें सुलझाना है। अच्छा, मतलब दिमाग को शांत बैठना आता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्राचीन काल में दिमाग खतरों के प्रति सतर्क रहता था कि कहीं कोई जानवर तो नहीं आ रहा। आज वो खतरे बदल गए हैं। आज वो बैंक की किश्तें, बॉस का गुस्सा या सामाजिक दबाव बन गए हैं। तो जब इंसान पहाड़ों पर जाता है तो दिमाग को वो आधुनिक खतरे नहीं मिलते। सही कहा। तो पहले कुछ दिन तो दिमाग इस बात पर खुश होता है कि उसे तुरंत किसी बाहरी खतरे से नहीं निपटना है। लेकिन जैसे ही ये बाहरी सन्नाटा सामान्य लगने लगता है, दिमाग अपना पुराना काम वापस मांगता है। अरे बाप रे, मतलब उसे कोई समस्या चाहिए जिसे वो सुलझा सके। एग्जैक्टली। और यहीं से उस बाहरी सन्नाटे और अंदर के शोर की असली और डरावनी कहानी शुरू होती है। व्लॉगर बताते हैं कि कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बाहर सब कुछ शांत रहता है, पत्ता भी नहीं खड़कता, लेकिन इंसान के अंदर एक भयानक शोर बढ़ने लगता है।
इसे समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोचक सी तुलना आ रही है। मान लीजिए कोई इंसान एक बहुत ही शोर शराबे वाले कमरे में खड़ा है। हाँ, वहां तेज संगीत बज रहा है, बाहर से ट्रैफिक की आवाज आ रही है और उसी कमरे की दीवार पर एक सुइयों वाली घड़ी टंगी है। क्या उस भारी शोर में उस घड़ी की टिक टिक किसी को सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं, वो आवाज तो शोर में कहीं दब जाएगी। राइट। लेकिन अब मान लीजिए उस कमरे का सारा शोर एकदम से बंद कर दिया जाए, कमरा पूरी तरह से शांत हो जाए। अब क्या होगा? वो घड़ी की टिक टिक अचानक से इतनी तेज हो जाएगी कि उसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। पहाड़ों पर गए उस व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल उस शांत कमरे की तरह हो गई थी, और वो जो टिक टिक की आवाज थी ना, वो इंसान के अपने ही विचार थे। स्रोत सामग्री से ये साफ होता है कि स्क्रीन पर जो सुंदर दृश्य दिखते हैं वो बाहर का नजारा है। अंदर चल रहे विचारों का तूफान कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता। तो मतलब जब बाहर उलझने के लिए कुछ नहीं बचता तो दिमाग अंदर की तरफ मुड़ जाता है। बिल्कुल, वो इंसान के अतीत को खंगालने लगता है। वो पुरानी गलतियां, दबे हुए पछतावे और भविष्य की अनिश्चितताओं को खींचकर सामने ला खड़ा करता है। व्लॉगर ने भी ये बताया है कि कैसे उस सन्नाटे में उनके दिमाग में अनगिनत सवालों की झड़ी लग गई। मतलब खुद के साथ ही खुद का सवाल जवाब शुरू हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं सही दिशा में हूँ? और मुझे लगता है शहर के शोर में इन सवालों से भागना बहुत आसान होता है। हम खुद को काम में डुबा लेते हैं। सही कहा आपने। आधुनिक जीवन शैली ने हमें अपने ही विचारों से भागने के अनगिनत साधन दे दिए हैं। लगातार काम करना, फोन की स्क्रीन पर घंटों लगे रहना, लोगों से घिरे रहना, ये सब पलायन के तरीके हैं। मतलब हम उस घड़ी की टिक टिक से बचने के लिए खुद ही शोर मचाते रहते हैं। एग्जैक्टली। हम अपना खालीपन भरने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन जब कोई अकेले पहाड़ों पर होता है तो ये सारे साधन छिन जाते हैं। राइट। कोई फोन का नेटवर्क नहीं, काम का तनाव नहीं। हाँ, तो वहां पहाड़ एक प्राकृतिक जगह कम और एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक आईने की तरह ज्यादा काम करने लगते हैं। जब खुद को व्यस्त रखने का कोई कृत्रिम तरीका नहीं होता तो दिमाग इंसान के उन गहरे हिस्सों को सामने ला देता है जिन्हें उसने सालों से दबा रखा था। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे लगता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पहाड़ शांति देंगे, लेकिन वो सन्नाटा असल में इंसान को उसके अपने कड़वे सच से ज्यादा मिलवाता है। बिल्कुल। व्लॉगर ने गहराई से महसूस किया कि उनके अंदर जो डर था, जो कन्फ्यूजन था और एक अजीब सा जो खालीपन था, वो उस साफ हवा में बिल्कुल साफ दिखने लगा था। मतलब ये कोई आरामदायक छुट्टी नहीं रह गई थी, ये तो खुद के अंदर चल रहे एक भयानक युद्ध का सामना करने जैसा हो गया। हाँ, और जब इंसान इस खालीपन और इन तीखे सवालों का सामना करता है, तब जाकर वो भ्रम का पर्दा गिरता है। व्लॉगर को जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वो ये थी कि इनर पीस या आंतरिक शांति कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे दुनिया के नक्शे पर खोजा जा सके। तो अगर ये कोई जगह नहीं है तो फिर ये है क्या? ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। और शायद ये प्रक्रिया बहुत ही असहज होती होगी। बहुत ज्यादा असहज, क्योंकि इस प्रक्रिया में इंसान को अपनी ही कमियों का, अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है। अपने संदेहों और स्वार्थों को स्वीकार करना पड़ता है। मतलब खुद की आंखों में आंखें डालकर ये मानना कि हाँ, मुझ में ये कमियां हैं, ये तो किसी पहाड़ पर चढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि व्लॉगर इस अनुभव के बाद भी बहुत संतुलित नजरिया रखते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि अकेले रहना या पहाड़ों पर जाना गलत है। हाँ, उनका अनुभव व्यक्तिगत है। सही कहा। वो बस एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई सोचता है कि सिर्फ जगह बदल लेने से जीवन में जादुई बदलाव आ जाएगा, तो वो निराशा की ओर बढ़ रहा है। क्लैरिटी या मानसिक स्पष्टता जगह बदलने से नहीं आती। लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा सवाल उठाना चाहूंगी। व्लॉगर का निष्कर्ष है कि जगह बदलने से स्पष्टता नहीं आती, बल्कि रुक कर खुद को समझने से आती है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में किसी भी इंसान के लिए खुद को रोककर समझना लगभग असंभव हो जाता है? मतलब शायद पहाड़ शांति ना देते हो, लेकिन वो रुकने का एक अवसर तो जरूर देते हैं ना। ये बहुत ही तार्किक बात है, और यहीं पर उस सीकर सन्यासी वाले दृष्टिकोण की असली सीख छिपी है। ये सच है कि पहाड़ रुकने का मौका देते हैं, वो बाहरी दुनिया से काटकर खुद के सामने बैठने पर मजबूर करते हैं। राइट। लेकिन असली यात्रा, खुद के भीतर पहुंचने की प्रक्रिया, वो जगह बदलने में नहीं है, वो अपने भीतर झांकने के साहस में है। बाहरी यात्रा केवल उस आंतरिक यात्रा को शुरू करने का एक ट्रिगर हो सकती है, मंजिल नहीं। मतलब पहाड़ सिर्फ वो स्थिति पैदा करते हैं जहां आपको खुद का सामना करना पड़े। एग्जैक्टली।
अगर कोई पहाड़ों पर जाकर भी खुद की कमियों को देखने से इनकार कर दे तो वो वहां भी शांति नहीं पाएगा। लेकिन अगर साहस है तो इंसान अपने शहर के एक शोरगुल वाले कमरे में भी आंखें बंद करके वो स्पष्टता पा सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ सामने आता है वो यही है कि शांति का रास्ता बाहर नहीं, अंदर की ओर जाता है। उस 47 वर्षीय सीकर सन्यासी के अनुभव ने साबित किया कि पहाड़ हमारे डरों को ढकते नहीं बल्कि उन्हें उजागर कर देते हैं। बिल्कुल। असली काम अपनी कमियों को स्वीकार करने का है, जो दुनिया के किसी भी कोने में किया जा सकता है। और स्रोत सामग्री की एक बात जो मुझे बहुत प्रेरणादायक लगी वो है उस व्यक्ति का अंतिम संदेश। हाँ, वो कैसे विदा लेते हैं। इतने कठिन आंतरिक प्रोसेस से गुजरने के बावजूद वो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ बात खत्म करते हैं। वो कहते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अरे वाह! और उनका वो संदेश खुश रहिए, मस्त रहिए ना था, बल्कि जब कोई इस मुश्किल प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसके अंदर एक बहुत ही असली सकारात्मकता जन्म लेती है। ये वो दिखाले वाली सकारात्मकता नहीं है, ये वो शांति है जो तूफानों से गुजरने के बाद आती है। उन्होंने आंतरिक शोर से भागने की बजाय उसे सुना और स्वीकार किया। बिल्कुल। इंसान खुद को तब तक नहीं जान सकता जब तक वो पलायन के साधनों से बाहर न निकले। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। बताइए। अगर सच्ची आंतरिक शांति अपनी सबसे बड़ी कमियों और डरों का सामना करने से मिलती है और ये प्रक्रिया इतनी असहज होती है, तो क्या ये जो आजकल के बेहद महंगे वेलनेस रिट्रीट्स हैं और पहाड़ों की जो लग्जरी छुट्टियां हैं, मेरा मतलब है वो छुट्टियां जिन्हें शांति खोजने के नाम पे बुक किया जाता है, क्या वो सच में हमें खुद से मिला रही हैं? बहुत ही सोचने वाला सवाल है ये। या फिर वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महंगे तरीके बन गए हैं ताकि इंसान खुद के सच से और भी ज्यादा दूर भाग सके। अंत में ये बिल्कुल उन महंगे जूतों की तरह ही है। दुनिया के सबसे अच्छे जूते पहन लीजिए या दुनिया के सबसे शांत पहाड़ पर घर बना लीजिए, पसीना तो खुद ही बहाना पड़ता है, असली मेहनत तो खुद की ही होती है।